नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। क्या नेपाल फिर से बनेगा हिंदू राष्ट्र? भारत का पड़ोसी देश नेपाल आज एक गंभीर राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। पूर्व गृह मंत्री कमल थापा की गिरफ्तारी और राजा आओ देश बचाओ के नारों के बीच एक बार फिर से राजशाही बनाम लोकतंत्र पर बहस छिड़ चुकी है। साल 2008 में राजशाही के उन्मूलन के बाद से नेपाल ने कई संवैधानिक संकटों, राजनीतिक अस्थिरताओं और आर्थिक मंदी का सामना किया। ऐसे में नेपाल में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या देश के लिए संवैधानिक राजशाही वर्तमान लोकतांत्रिक गणतंत्र से बेहतर विकल्प हो सकता है? नेपाल में ओली और प्रचंड क्या फेल साबित हो रहे हैं? क्या हिंदू राजतंत्र की वापसी होगी? नेपाल में राजतंत्र समर्थकों का प्रदर्शन लगातार जारी है। हजारों की तादाद में नेपाली जनता सड़कों पर उतर चुकी है। नेपाल के पीएम केपी ओली और पूर्व पीएम प्रचंड जो हैं, उनके भी विरोध शुरू हो चुके हैं। इन्हीं सारे मुद्दों के ऊपर विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। दोस्तों, चैनल आपका है, आपके सहयोग के बिना हम 1 इंच भी नहीं बढ़ सकते हैं। मतलब कि एक भी सब्सक्राइबर नहीं जुड़ेंगे जब तक आपका सहयोग नहीं मिलेगा। तो पहले तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, पूरा वीडियो देखिएगा, अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। लेकिन सबसे पहले हम लोग अंत तक इस वीडियो को देखते हैं। बात करेंगे नेपाल की और हमने शुरुआत ही इस प्रश्न से की थी कि क्या नेपाल बनेगा हिंदू राष्ट्र। और आप अपने स्क्रीन पर यह तस्वीर देख रहे होंगे जो कि पूर्व उप प्रधानमंत्री की दिख रही है। और पूर्व उप प्रधानमंत्री या होम मिनिस्टर के बारे में बात करें तो ये अरेस्ट जो है इनको कर लिया गया है और फिर से 2008 जो है वो याद आने लगा है। नेपाल की राजशाही की परंपरा 240 वर्षों से भी अधिक पुरानी परंपरा है। पृथ्वी नारायण शाह ने सन 1768 में नेपाल का एकीकरण किया और 4 वर्ण 36 जात एक सुतली का सिद्धांत जो है दिया। उनमें उत्तराधिकारियों ने नेपाल को ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्ति से स्वतंत्र रखा। 20वीं सदी में राजा त्रिभुवन ने 1951 में लोकतंत्र की शुरुआत की, जबकि राजा महेंद्र ने 1962 के संविधान के तहत पंचायत व्यवस्था को लागू किया। यह तस्वीर 2008 की है दोस्तों, 28 मई की। नेपाल बिकम अ रिपब्लिक एबोलिशस 240 इयर्स ओल्ड मोनार्की, यानी कि जो 240 वर्ष पुराना राजशाही की परंपरा थी उसको खत्म करके गणतंत्र नेपाल की जो है वह रचना की गई थी। लेकिन 2008 से लेकर 2025 तक बहुत ही उठापटक जो है हमें देखने को मिला। पृथ्वी नारायण शाह आपको आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं। और कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 1743 या 43 1743 में पृथ्वी नारायण शाह जो कि गोरखा थे, इन्होंने कैंपेन चलाकर सीमाओं का जो है निर्धारण किया। लेकिन उसके बाद नेपाल के बारे में अगर हम बात करें तो 2008 के बाद से सब कुछ तितर बितर हो गया। लेकिन 2008 से पहले की अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे सन 2001 की। और सन 2001 की अगर हम बात कर रहे हैं तो रॉयल फैमिली मास केयर आपको नजर आएगा। यानी कि 2001 में राज परिवार हत्याकांड और 2006 में जन आंदोलन और 2008 में राजशाही के उन्मूलन तक नेपाल में राजशाही और लोकतंत्र के बीच में तनाव बना रहा। हालांकि यह ध्यान देने योग्य बात है कि साल 1990 से लेकर 2000 तक का काल जो है वह संवैधानिक राजशाही का एक सफल उदाहरण रहा, जब राजा वीरेंद्र राष्ट्र प्रमुख थे और चुनी हुई सरकार जो है वह सत्ता चला रही थी। लेकिन आज यह नेपाल जो है वो क्यों इस लोकतंत्र से जो है ऊब चुका है? वाई नेपाल इज फेड अप विथ इट्स डेमोक्रेसी, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न जो है वो सभी के सामने जो है आ चुका है। क्यों क्यों नेपाल में लोकतंत्र जो है वो फेल साबित हो चुका है? दोस्तों, नेपाल में वर्तमान जन असंतोष के बारे में अगर हम बात करें तो इसके पीछे साल 2008 के बाद से जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो राजनीतिक दल की विफलता है, यह इसका मुख्य कारण है। पिछले 16 वर्षों में देश ने 10 प्रधानमंत्रियों का चेहरा देखा, जो राजनीतिक दलों के बीच लगातार होने वाले संघर्ष और सत्ता के लालच का परिणाम था। नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा ने 3 बार प्रधानमंत्री का पद लिया, लेकिन हर बार भ्रष्टाचार के आरोप उनके ऊपर लगते रहे। माओवादी आंदोलन के चेहरे से उठे पुष्प कुमार दहल प्रचंड ने
जन युद्ध के नाम पर सत्ता तो हासिल की, लेकिन सत्ता में आते ही वह अपने क्रांतिकारी जो भी वादे थे, उस वादे को प्रचंड जो है वो भूल गए। उनके ही पार्टी के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने राष्ट्रवादी राग को आलापा, लेकिन चीन समर्थक नीतियों के कारण देश जो है वह गहरे संकट में पड़ गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो नेपाल में अगर हम बात करें तो जो मधेशी नेता हैं जैसे कि उपेंद्र यादव और महंत ठाकुर भी अपने क्षेत्रीय हितों से ऊपर नहीं उठ पाए। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के कमल थापा जैसे नेताओं ने राजशाही की वापसी का नारा तो लगा दिया, लेकिन वास्तविक विकल्प नहीं पेश किया कि अगर राजशाही आएगी तो कौन राजा बनेगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के जो आंकड़े हैं वो आंकड़े ये बताते हैं कि इस अवधि में नेपाल में यानी कि 2008 से लेकर 2025 तक की अगर हम बात कर रहे हैं तो नेपाल में भ्रष्टाचार जो है वह चरम पर था, जिससे अधिकांश मामले जो हैं वह राजनीतिक दलों के साथ जुड़े हुए थे, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के साथ जुड़े हुए थे। आर्थिक मोर्चे पर राजनीतिक दलों की विफलताएं जो हैं वह जग जाहिर थे। युवाओं को बड़े पैमाने पर विदेशों में पलायन करना पड़ा था रोजगार के लिए, क्योंकि बेरोजगारी दर जो है वो उच्च स्तर पर थी। राजनीतिक दल की जो नीतिगत विफलताएं हैं वह कहीं ना कहीं नेपाल में युवाओं और नेपाल के नागरिकों के बीच में असंतोष का एक बहुत बड़ा कारण जो है वो बन चुका था। सांस्कृतिक पहचान की संकट जो है यह भी असंतोष के कारण थे, जहां हिंदू राष्ट्र की समाप्ति बड़े वर्ग द्वारा राजनीतिक दलों के द्वारा थोपा गया फैसला जो है वो माना जाने लगा। इसके अलावा नेपाल जो है वो भारत और चीन के बीच में जो है वो पिसता चला गया, एक तरफ चीन दूसरे तरफ भारत। यानी कि जो नेपाल की जो विदेश नीति है, इस विदेश नीति पर चीन और भारत के बीच में असंतुलन बनाने में जो है वह नेपाल बहुत आगे बढ़ गया। या मैं अगले अन्य शब्दों में कहूं तो भारत और नेपाल के बीच, भारत और चीन के बीच में नेपाल संतुलन बनाने में पूर्ण रूप से जो है वह असमर्थ रहा। राजनीतिक दल जो है वह दिशाहीनता की तरफ जो है वह कार्य कर रहे थे। राजनीतिक दलों ने जो है वह संविधान के कार्यान्वयन में पूरी तरह से रुचि नहीं दिखाई और यही कारण था कि वहां का संविधान जो है वो विफल हुआ। संघीय व्यवस्था जो है वो लागू करने में काफी देरी हुई। स्थानीय सरकार को जो है वो पर्याप्त अधिकार नहीं दिया गया। संवैधानिक संस्थाओं के गठन में राजनीतिक हस्तक्षेप जो है वो कहीं ना कहीं जनता का जो विश्वास था उस विश्वास को जो है वह कमजोर कर दिया। और यही कारण है कि आज नेपाल की जनता राजनीतिक दलों से जो है वो पूरी तरह से निराश हो चुकी है और वैकल्पिक व्यवस्था का जो है वह तलाश कर रही है। और राजनीतिक दलों की जगह पर, राजनीतिक दलों के सामूहिक विफलता की जगह पर जन आक्रोश जो है वह सड़कों पर आज हमें देखने को मिल रहा है। वर्तमान में जो संवैधानिक व्यवस्था लागू है यह सन 2008 में माओवादी विद्रोह के दबाव में लाया गया था। धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र वास्तव में नेपाली जनता की स्वतंत्र इच्छा का परिणाम नहीं था। यह परिवर्तन बिना जनमत के केवल सशस्त्र संघर्ष के दबाव में लाया गया था। हिंदू राष्ट्र की समाप्ति और राजशाही के उन्मूलन ने नेपाल की सांस्कृतिक पहचान पे भी गहरा आघात लगा दिया। आज भी नेपाल की बड़ी आबादी इन परिवर्तन और इन परंपराओं को अपने ऊपर थोपा हुआ मानती है। नेपाल की वर्तमान संकट का समाधान संवैधानिक राजशाही में जो है वो निहित हो सकता है, जैसे कि ब्रिटेन में, जापान में और थाईलैंड जैसे देशों में अगर हम बात करें तो राजनीतिक या राजा और संविधान दोनों को एक साथ लेकर जिस प्रकार से चला जा रहा है, और यही व्यवस्था नेपाल की वर्तमान समस्याओं का जो है वह समाधान कर सकता है। तो फिर प्रश्न आता है कि नेपाल के सरकार के पास क्या विकल्प है, नेपाल की सरकार कैसे चल सकती है। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले राजा विभाजनकारी राजनीति से ऊपर उठकर संपूर्ण राष्ट्र का अगर प्रतिनिधित्व करता है तो हो सकता है कि नेपाल जो है वो अच्छे तरीके से कार्य करे। नेपाल जैसे बहुजातीय और बहुसांस्कृतिक समाज के लिए यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि एकता को आगे लेकर चलना होगा। यह व्यवस्था जो है वो हिंदू राष्ट्र की ऐतिहासिक पहचान को संरक्षित करने में सहायक होगी और संविधान राजशाही लगातार बदलती सरकारों के बीच में अगर जो है तो एक स्तंभ बनाने का कार्य करेगी। तो कुल मिलाकर जो है वह एक ऐसा संविधान होना चाहिए, एक ऐसी राजशाही होनी चाहिए जहां हम बात करें तो संवैधानिक रूप से काम करे। नेपाल आज एक बहुत ही निर्णायक मोड़ पे खड़ा है। नेपाल की सरकार को चाहिए कि वह जन संतोष को, असंतोष को दबाने के लिए संवाद का मार्ग अपनाए।
साल 2008 के बाद अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो यह प्रयोग साबित भी किया जा चुका है कि बिना ठोस संस्थागत ढांचे के लोकतंत्र कभी भी सफल नहीं हो सकता। राजशाही का वापसी का अगर अर्थ देखें तो अतीत की निरंकुश व्यवस्था का लौटाना नहीं, बल्कि एक ऐसी संवैधानिक व्यवस्था का निर्माण करना है जो नेपाल के गौरवशाली परंपरा, आधुनिक लोकतांत्रिक आकांक्षाओं के बीच में जो है वह संतुलन बना सके। अब हम बात करें कि नेपाल में वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था कैसी है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो आप नेपाल का इलेक्शन 2022 का देखिए। पॉपुलेशन 29.1 मिलियन, टोटल 7 प्रांत हैं, 18 मिलियन वोटर हैं, 68.7 2017 का वोटर टर्नआउट था, वोटिंग एज 18 साल की है। दो आप देख रहे हैं ये सारा कैंडिडेट फॉर द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है वह 2412 है, जिसमें पुरुष 2187 हैं और महिलाओं की संख्या 225 है। कैंडिडेट फॉर प्रोविंशियल असेंबली की अगर हम बात करें तो 2943 पुरुष हैं, 280 महिलाएं हैं, एक सीट जो है वो अदर के लिए जो है वो रखा गया। तो नेपाल में अगर हम बात करें तो वर्तमान में बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था जो है वो देखने को मिल रही है। यानी कि हम दूसरे शब्द में ये कहें कि नेपाल जो है वो बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य है। अब इस देश में जो है वो संसदीय लोकतंत्र जो है देखने को मिलता है, जहां राष्ट्रपति औपचारिक रूप से राष्ट्र का अध्यक्ष है, प्रधानमंत्री जो है वो सरकार का मुखिया है और कार्यकारी शक्ति उसी के पास है। नेपाल में प्रतिनिधि सभा और राष्ट्रीय सभा को मिलाकर अगर हम बात करें तो द्विसदन देखने को मिलता है। न्यायपालिका नेपाल की स्वतंत्र है, राजनीतिक व्यवस्था नेपाल के संविधान के द्वारा निर्देशित है, जिसे 2015 में अपनाया गया था, जिसने संघवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के लिए एक रूपरेखा स्थापित की थी। तो नेपाल के बारे में हम लोगों ने ये जो पूरी की पूरी चर्चा की, जो कि आपके स्क्रीन पर था, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो कैसा लगा आज का सेशन, आप जरूर बताएं और कमेंट के माध्यम से आप बताइए कि नेपाल का भविष्य क्या हो सकता है। अगर नेपाल से भी जुड़े हुए आप दोस्त तो भी आप अपने विचारों को जो है वो अवश्य रखिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत और लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।